बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है कि स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट फील्ड्स में इंपॉर्टेंस कितनी है। हमारे पास ये चंद एक फील्ड्स मैंने जो है मेंशन की हैं, जिनमें नंबर 1 है कि बिजनेस के अंदर स्टैटिस्टिक्स की जो अहमियत है वो क्या है। हमारे पास जो बिजनेस था स्टार्ट में, जो अर्ली डेज में, वो स्मॉल यूनिट्स होते थे। एक शॉप या कोई एक जो है घर के अंदर जो है वो यूनिट बना लेता था। कोई जो है वो एक कॉबलर है जो है वो जूते बना रहा है, तो उनका स्टैटिस्टिक्स के साथ कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं बनता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस जो है वो ग्रो करते गए, बढ़ते गए, अपनी वैल्यूज़ जो है वो बढ़ाते गए, अपना स्केल जो है वो बढ़ाते गए, तो यहाँ तक कि वो एक इंडस्ट्री की सूरत जो है वो क्रिएट हो गई। तो नाउ डेज बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इन बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर बिजनेसमैन को जिन जिन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा उसके लिए स्टैटिस्टिक्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहले जो है कि लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, कि किस जगह पर बिजनेस को वो अपना रन करे, किस जगह पर वो अपनी इंडस्ट्री लगाए, किस एरिया में जो है वो वहाँ पर जाकर काम अगर करेगा तो वहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है, जो उनकी नीड असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो उनकी ज़रूरत को पूरा कर पाएगा। तो इसके लिए जो लोकेशन है, ये स्टैटिस्टिक्स बेसिकली उसे नीड असेसमेंट फराहम करता है कि किस एरिया में और किस लोकेशन पर वो अपना वो वाला प्रॉपर जो है बिजनेस वो सेटअप जो है वो बना सके। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो है उसे हेल्प देता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसे कहाँ से मिल सकते हैं, कौन सा बैंक उसे जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है उसे जो है वो लोन देता है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकता है, क्वालिटी को, अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकता है। तो वो स्टैटिस्टिक्स जो है उसको वो हेल्प आउट करता है कि वो कंपैरिजन करता है बाकी मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट्स के साथ कि उनकी क्वालिटी क्या है, और फिर अपनी क्वालिटी को वो इन्हांस करता जाता है और जो है उसको इंश्योर करता है। उसके बाद मार्केट कौन सी है, किस मार्केट में अपनी प्रोडक्शन को वो सेल करे। बेस्ट वर्कर्स, वो किस एरिया में उसे मिलेंगे, और कौन सी एज के वर्कर जो है वो बेस्ट वर्कर होते हैं, तो वो जो है स्टैटिस्टिक्स उसे हेल्प देती है। तो इस तरह इन सब के मिलने से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर जाता है। तो जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ चलता है तो डेफिनेटली उसके पीछे स्टैटिस्टिक्स अमल कर रही है। उसके बाद नंबर 2 है इन एडमिनिस्ट्रेशन। इन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा जो है वो स्टैटिस्टिक्स से किस तरह मदद ले सकता है। वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बना सकता है, वो बजट अपना, जो भी उसकी कंपनी है, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट है उसका जो है बजट कैसे बनेगा। कोई भी इदारा है उसकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कैसे कर सकता है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे जो है वो डिज़ाइन करेगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो उसका स्टाफ है या जो उस कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनकी एफिशिएंसी या कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाएगी, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स उसको हेल्प आउट करता है। उसके बाद है हमारे पास इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारे पास डेफिनेटली आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इकोनॉमिक लॉज है। तो इकोनॉमिक लॉज की जो एप्लीकेशन है वो कैसे की जाती है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। इकोनॉमिक लॉज की
डेवलपमेंट कैसे की जाती है, वो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। इकोनॉमिक लॉ से हम ऑब्जेक्टिव जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे गेन किया जाता है, वो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बननी है, वो भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। उसके बाद उस पॉलिसीज जो बनाई हैं उनका कंपैरिजन जो है वो सारे का सारा जो है वो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। ये सारी की सारी चीज़ें चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो लिहाजा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो स्टैटिस्टिक्स से हेल्प ले रहा होता है। उसके बाद है जी इन साइकोलॉजी, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। इवन दो के चारों जो एस्पेक्ट्स हैं कि डेटे की कलेक्शन, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन, वो सारी की सारी जो है वो साइकोलॉजी के अंदर जो है वो यूज हो रही होती है। वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है इसका भी ताल्लुक जो है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव या बिजनेस के साथ ताल्लुक होता है या इकोनॉमिक्स के साथ ताल्लुक होता है। तो लिहाजा जो साइकोलॉजी की ये ब्रांच है ये बहुत ज्यादा हेल्प लेती है स्टैटिस्टिक्स से। इसके बाद नंबर 5, उसके लिए मूव करते हैं अगले बोर्ड की तरफ। लेंगे नंबर 5 इन एजुकेशन। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स के बेस पर जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग, उसको जो है वो किस तरह बढ़ाया जा सकता है, वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एजुकेशन के अंदर हेल्प करती है। स्टाफ की इफेक्टिवनेस, वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एजुकेशन के अंदर हेल्प करती है। सिलेबस की डिजाइनिंग, करिकुलम्स। अब देखें सिलेबस की डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक साल के अंदर जो है एक स्टूडेंट जो है वो कितने सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो क्या वो 100 पढ़ सकता है? क्या वो 100 के एग्जाम तैयार कर सकता है? तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसकी हेल्प आउट करता है कि एजुकेशन के अंदर कि जो उसका ईयरली सिलेबस, सेमेस्टर वाइज सिलेबस, कितने सब्जेक्ट होने चाहिए, और वो सारे का सारा जो है वो उनकी साइकोलॉजिकल बेसिस पर वो डिजाइन करने में हेल्प देता है। तो लिहाजा सिलेबस के साथ करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के मेंटल अप्रोच को जो है बढ़ाती हैं, वो सारी की सारी जो है वो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। नंबर 6 है जी हमारे पास इन नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो सोशल साइंसेस, वो साइकोलॉजी जो है वो सोशल साइंसेस है, तो सोशल साइंसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो डेफिनेटली नेचुरल साइंसेस के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो आपके पास नेचुरल हो या सोशल साइंसेज हैं, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए, उनकी सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए, उनके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बायो हो जाए, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, मैथ्स हो जाए, इटसेल्फ स्टैटिस्टिक्स हो जाए, इन सब में जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। तो उसके बाद है जी हमारे पास इन बैंक्स। आज के दौर में जो बैंक्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स का अगर हम उसमें से पोर्शन निकाल दें वो टोटली कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करना है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं करना है। जो लोन्स लोगों को दिए हैं उनमें से वापसी कितनी हो रही है, कितने परसेंट जो है वो लोन हमने दिए थे, और जब वो वापस हुए हैं तो हमारे पास जो है बैड डेट्स कितने आ रहे हैं, तो वो सारे का सारा जो वो स्टैटिस्टिक्स हमें जो बता रहा है। उसके बाद डिपॉजिट जो लोग करवाते हैं और विदड्रॉज करवाते हैं, तो एट ए टाइम कई कई विदड्रॉल्स हो रही होती हैं, और वो विदड्रॉल्स को जो है वो प्रेजेंट करता है
वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम जो उनकी प्रेजेंटेशन करते हैं, उनकी डिपॉजिट की प्रेजेंटेशन करते हैं। तो लिहाजा स्टैटिस्टिक्स जो है बैंक्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन्स, डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एट ए सेम टाइम, और फिर जो है प्रॉफिट कितना हमें गेन हो रहा है, वो सारे का सारा स्टैटिस्टिक्स ही हमें हेल्प आउट करता है फोरकास्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पिछले 3, 4, 5 साल का हम जो प्रॉफिट देख लेते हैं कि बैंक को पिछले साल इतना हुआ, उससे पिछले साल इतना हुआ, इस साल कितना हो रहा है और अगले साल कितना होगा। तो फोरकास्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है बैंक को। उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 8, इन इंश्योरेंस कंपनीज। आपको पता है इंश्योरेंस का जितना भी बिजनेस है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ताल्लुक है। तो जब आपके पास बैंक के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनीज में भी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होगा। हमारे पास जो डेटा यूज किया जाता है स्टैटिस्टिकल डेटा, वो इसलिए यूज किया जाता है कि हमने डेथ रेट को फाइंड आउट करना होता है। स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो एस्टिमेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो यूज करने में हेल्प आउट करता है। स्टैटिस्टिकल डेटा रिस्क फैक्टर कैलकुलेशन में हमारी मदद करता है कि जैसे सपोज एक शख्स जो है वो पॉलिसी परचेज करता है, अगर स्टेट लाइफ पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी एज जो है वो 20 साल है और उसने लाइफ इंश्योरेंस परचेज की है फॉर 20 ईयर्स, तो रिस्क फैक्टर कम है कि वो 40 तक उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि उसकी जो पर मंथ या पर ईयर जो उसने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होती है वो थोड़ा कम होती, लेकिन एक शख्स जो है वो 50 ईयर्स का पहुंच के जो है वो पॉलिसी परचेज करता है, स्टेट लाइफ पॉलिसी जो परचेज करता है, और एवरेज लाइफ जो है वो हमें पता है कि 60 या 61 या 62 है, तो वो 20 ईयर्स की करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो 50 ईयर का था तो 70 ईयर्स तक रिस्क है। तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि उससे जो है वो 10 ईयर्स के अंदर अंदर ही इतनी कलेक्शन कर लेगी कि अगर वो 60 पर उसकी डेथ हो जाए या उससे बाद होती है 1-2 साल बाद, तो उनको लॉस ना हो। तो लिहाजा रिस्क फैक्टर की कैलकुलेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स ही हेल्प आउट करता है। नंबर 9, इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज्यादा हेल्प लेती हैं। अब जैसे एक टैबलेट बनाई गई, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट यूज की गई, उन प्रोडक्ट की रेशियो क्या होनी चाहिए वो स्टैटिस्टिक्स बताएगी। फिर उसके बाद कि फॉर एग्जांपल आपके जो मेडिसिन बनाई है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है वो स्टैटिस्टिक्स बताएगी। जो मेडिसिन है वो आपके पास जो बनी है उसमें कितना ट्रैंकुलाइजर यूज होना है, कितनी दूसरी चीजें यूज होनी है, उनकी जो एक्यूरेसी है वो स्टैटिस्टिक्स बताएगी। इसी तरह और भी बेशुमार फील्ड्स हैं, लेकिन मेजर जो फील्ड्स हैं वो आपके सामने मैंने डिस्कस कर ली हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, इनमें से अगर आपके पास पेपर में आएगा शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो वो कोई सी 2 पूछ लेगा या 3 पूछ लेगा इंपॉर्टेंस, और अगर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो 8 या 9 तक जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और ये बड़े अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर हम मिलते हैं। टिल अल्लाह हाफिज़।